अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से संज्ञेय मामलों का अन्वेषण कोई पुलिस जो अधिकारी है वह पुलिस अधिकारी कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले है संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की जो शक्ति है उसके बारे में प्रावधान दिया गया है सेक्शन 156 CRPC के अंतर्गत। तो 156 सब क्लूज 1 के अंतर्गत है कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर स्थानीय जो क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को चैप्टर 13 के जो उपबंध हैं उन उपबंधों के अधीन प्राप्त है। इसके अलावा 156 सब क्लूज 2 के अंतर्गत है ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्रवाई को किसी भी प्रक्रम पर इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए एम्पावर्ड या सशक्त नहीं था। और 156 सब क्लूज 3 में यह प्रावधान है धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का जो आदेश है ऐसा आदेश वह कर सकता है। अब इसके संदर्भ में एक हमारा केस लॉ और है दिलीप के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। तो इस प्रक्रम के अंतर्गत वही कस्टडी के बारे में बताया था कि जो कस्टोडियल जो कमीशन है ऑफ क्राइम्स को नियंत्रित करने के हेतु संबंध पुलिस अधिकारियों के द्वारा अनुसरित किए जाने वाले जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को इस केस के अंतर्गत अभिकथित किया गया है। इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ बनाम अफाक जहान का जो केस है 2006 सुप्रीम कोर्ट का है उस केस के अंतर्गत भी सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया अभिनिर्धारित किया कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जो कार्रवाइयाँ हैं उन कार्रवाइयों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसे अन्वेषण करने की क्षेत्रीय जो शक्ति है टेरिटोरियल जो पावर है वो टेरिटोरियल पावर नहीं है। इसके अलावा यह भी इसमें कहा गया था कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह न्यायिक मजिस्ट्रेट सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत मामले की FIR दर्ज करने तथा उस पर अन्वेषण करने का जो आदेश है उस आदेश को वह दे सकता है। और इसके अलावा इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा गया है कि अन्वेषण के दौरान व्यक्ति के परीक्षण में किए गए कोई विलंब है उस विलंब का कोई स्पष्टीकरण न दिया गया है तो उक्त व्यक्ति का साक्ष्य विचारण में ग्राह्य नहीं होगा। तो ये केस में इसके अंतर्गत जो कि दिया गया है। अब इसमें एक सेक्शन है 157 के अंतर्गत दे रखा है अन्वेषण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उस प्रक्रिया के बारे में इसके अंतर्गत उपबंध दे रखा है। तो सबसे पहले है 157 सब क्लूज 1 के अंतर्गत प्रावधान और उसके अंतर्गत है यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इत्तला प्राप्त होने पर या अन्यथा यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए सेक्शन 156 के अधीन वह सशक्त है तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता लगाने के लिए और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए उस स्थान पर या तो वह स्वयं जाएगा यहाँ अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को भेजेगा जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतया या विशेष आदेश के हेतु इस निमित्त उसको सशक्त किया जाए। लेकिन इसमें परंतु दे रखा है वो है जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई इत्तला किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम दे करके की गई है और मामला गंभीर प्रवृत्ति का नहीं है तब यह आवश्यक नहीं होगा कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अपने किसी अधीनस्थ जो अधिकारी है उसको भेजे। सबसे इसका सब क्लोज जो ख है यानी कि 157 सब क्लोज 1 का उसका भी सब क्लोज क और सब क्लोज जो ख है
उसके अंतर्गत है, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, एडिक्वेट रीजंस नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन और किया जाए, तो वह उस मामले का अन्वेषण नहीं करेगा। अब इसमें भी एक क्लोज और जोड़ा गया है, सब क्लोज इसमें खैट में अंदर, और उसमें यह CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2008 की सेक्शन 11 जो 31/12/2009 से प्रभावी हुआ है, उसके माध्यम से उसको जोड़ा गया है। तो उसमें यह है कि बलात्संग अपराध के संबंध में पीड़ित का कथन पीड़ित के निवास पर या उसकी इच्छा के स्थान पर और यथासाध्य किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक या नज़दीकी रिश्तेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति के अंतर्गत ही इस प्रकार का जो कथन है वो लिया जाएगा। और 157 सब प्लस 2 के अंतर्गत ये कहा गया है कि उपधारा 1 के परंतुक के खंड के और उसका जो परंतुक है उसके अंतर्गत वर्णित जो दशाओं में हैं उनमें प्रत्येक दशा के अंतर्गत पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन न करने के आधार हैं, उन आधारों का वह कथन करेगा। उक्त परंतुक के खंड ख में वर्णित जो दशा है उस दशा में ऐसा अधिकारी इत्तला देने वाले को यदि कोई हो तो ऐसी रीति से जो राज्य सरकार के द्वारा विहित की जाए तत्काल इस बात की सूचना देगा कि वह उस मामले में अन्वेषण न तो करेगा और न ही इस प्रकार का अन्वेषण करने के लिए किसी व्यक्ति को वह सजेस्ट करेगा, अर्थात वह अन्वेषण कराएगा। तो इस प्रकार से यह सेक्शन 157 के अंतर्गत प्रोसीजर दिए जाने के संदर्भ में कहा गया है। अब इसमें केस भी इम्पोर्टेंट है, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल। तो यह AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 604 का केस है। इसके अंतर्गत यह उच्चतम न्यायालय ने यह डिसाइड किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 चैप्टर 12 के अंतर्गत जो संज्ञेय अपराध हैं उन संज्ञेय अपराधों के अन्वेषण की पुलिस को असीमित शक्ति जो की है कि वह प्राप्त है और न्यायालय को उसमें दखलंदाजी या अवांछित हस्तक्षेप जो की है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां न्यायालय यह पाता है कि पुलिस इस धारा के अधीन अपनी शक्ति का अतिलंघन कर रही है, एक्सेस कर रही है या उसका अवैध तरीके से प्रयोग कर रही है, तो उस दशा में न्यायालय हस्तक्षेप करते हुए उचित आदेश पारित कर सकेगा। और सेक्शन 158 के अंतर्गत है रिपोर्ट कैसे दी जाएगी, तो इसमें तरीका दे रखा है रिपोर्ट देने का। तो इसके अंतर्गत है सबसे पहले 158 सब प्लस 1 के अंतर्गत सेक्शन 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट राज्य सरकार यदि ऐसा निर्देश देती है तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी जिसे राज्य सरकार के द्वारा साधारणतया या विशेष आदेश के द्वारा इस प्रकार से एम्पावर्ड यानी कि सशक्त किया गया हो। और 158 सब प्लस 2 के अंतर्गत है ऐसे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसा अनुदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे और उस रिपोर्ट पर उन अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात उसे अविलंब रूप से वह मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। तो यह हमारा हो गया सेक्शन 158। अब आता है सेक्शन 159। सेक्शन 159 के अंतर्गत है अन्वेषण का या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश वह दे सकता है या यदि वह ठीक समझे तो इस वह संहिता में उपबंधित रीति से मामले की आरंभिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए वह तुरंत जो कार्रवाई है वह कर सकता है या अपने किसी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए वह प्रतिनियुक्त कर सकता है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने देखा कि किस प्रकार से अन्वेषण की रीति आरंभ की जाएगी, किस प्रकार से संज्ञेय मामलों में अन्वेषण किया जाएगा, किस प्रकार से रिपोर्ट्स जो की जाएगी वो दी जाएगी और अंत में हमने देखा था अन्वेषण की या आरंभिक जांच इनिशियली अगर कोई जांच करानी है तो उसकी शक्ति जो की है कि वह है या नहीं है और है तो वह मजिस्ट्रेट के द्वारा किस प्रकार से उस शक्ति को एक्सरसाइज किया जा सकता है, उस शक्ति को किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। आगे की जो हमारी कक्षा है हम उसमें विटनेस से रिलेटेड जो हमारा पार्ट है यानी कि किस प्रकार से हम साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्तियां हैं उसके संबंध में हम पढ़ेंगे।
तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।